आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग चार्ज कंडक्टर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। यानी किसी लंबे आवेशित तार के कारण बाहर किसी बिंदु पर, ज़्यादातर बाहर के पॉइंट पे पूछता था। कल जो ये वीडियो बनाए थे लेकिन संजोग से उसमें आवाज़ नहीं आ सका था, तो उसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लंबे आवेशित तार के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बात और बता दें, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो किसके हेल्प से निकालेंगे? तो ऑब्वियस है कि यहाँ गॉसियन, चूँकि गॉस के एप्लीकेशन बता रहे हैं तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए हम यूज करेंगे। इसमें हम गॉस के थ्योरम को तो अप्लाई करेंगे, लेकिन किस प्रकार करते हैं उसको हम भली भांति देखेंगे। अच्छा, इसी को अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछता तो कैसे पूछता? लिखेगा लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर के आउटसाइड किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितना होगा। क्या बोले लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर या चार्ज्ड रॉड, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने देता विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम या यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। तो चलो हम इसमें क्या डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे क्लोज लूप बनाते हैं और किस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम करेंगे, इसको हम लोग बाय प्रोसेस देखते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, डेरिवेशन से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे तो आपका सवाल बनता चला जाएगा और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जब कभी भी ये पूछेगा तो इसको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना होता है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो हम मानते हैं कि ये एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है। चार्ज्ड वायर का मतलब कि इस पर कोई न कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी रहा होगा, चूँकि ये वन डायमेंशनल बॉडी है, यानी कोई भी एक विमीय वस्तु है तो उस पर रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो ये जो वायर है चार्ज्ड वायर, इस वायर का नाम हम लिख देते हैं ये एवी वायर है। इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, जैसे ये एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे? तो कुछ नहीं, जिस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और उसको क्लोज करता हुआ आप लोग गॉसियन सरफेस खींचिए। क्योंकि गॉस का थ्योरम गॉसियन सरफेस रहेगा तभी अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाएगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, ये परपेंडिकुलर तो आर मान लिए और इसको चारों तरफ घुमाते हुए इस तरीके से हम पेरीमीटर ड्रॉ कर देते हैं। देखो, पेरीमीटर ड्रॉ करने से ये क्लोज नहीं हो पाया, क्योंकि ये क्लोज लूप का मतलब कि चारों तरफ से क्लोज। ये देखो ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है, तो यहाँ तो हम लोग गॉसियन मतलब गॉस थ्योरम अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर, इसी पेरीमीटर को ऊपर और नीचे खींचने का हम काम करते हैं। देखो ये इस तरीके से, यहाँ भी ऊपर और नीचे खींचने का काम करते हैं इस तरीके से। तो देखो, इसको इस तरीके से खींचेंगे तो कैसे खिंचाएगा। तो यहाँ भी एक लूप बनाएंगे और यहाँ भी इस तरीके से बनाएंगे। तो देखो, अभी भी क्या ये क्लोज लूप हुआ? हम बता दें, ये अभी भी ये क्लोज लूप, भले ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया लेकिन अभी भी ऊपर खुला है और नीचे खुला है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं हो सका अभी भी। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का मतलब क्लोज लूप करना, मतलब चारों तरफ से पैक क्लोज। तो ऊपर भी एक ढक्कन लगाइए, नीचे भी एक ढक्कन लगाइए, तो ऊपर का सरफेस सर्कुलर डिस्क आएगा, नीचे का भी सरफेस क्या आएगा? सर्कुलर डिस्क आएगा, जिसका रेडियस कितना रहा होगा? आर। तो देखो, तो डिस्क अब हम दिखाएंगे नहीं, मानेंगे कि हाँ डिस्क हमने लगा दिया चारों तरफ से क्लोज करके। तो इसको हम करते क्या है,
इसको लिख देते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, यानी हिंदी में लिखेंगे तो गॉसियन पृष्ठ। चूँकि ये गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमने ड्रॉ किया, इसीलिए इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ डायरेक्शन क्या रहा होगा, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के डायरेक्शन में निकलेगा, तो ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और एरिया का यहाँ क्या डायरेक्शन, यहाँ जो एलिमेंट्री एरिया लेंगे तो एरिया का भी डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन हो, चूँकि एरिया भी नॉर्मली ही जाता। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। पूरे कर्व सरफेस के लिए, पूरे वक्र पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस के डायरेक्शन में जाएगा और एरिया वेक्टर भी रेडियस के डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0। लेकिन यहाँ अगर इस सरफेस ऊपर वाला जो ढक्कन है और नीचे वाला जो ढक्कन है, इसके लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियस के डायरेक्शन में, यहाँ जो एलिमेंट्री एरिया अगर आप लेते हो, यहाँ एलिमेंट्री एरिया का जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्मली अपवर्ड्स, क्योंकि किसी भी सरफेस का अपना एरिया नहीं होता, उसके किसी भी सरफेस का उसका अपना एरिया नहीं होता, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन ही वहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यहाँ भी नीचे वाले ढक्कन के लिए देखेंगे तो एरिया वेक्टर रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जाएगा, और यहाँ एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ये DA वेक्टर। तो देखो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना, चूँकि डायरेक्ट प्रूफ कर देने से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाला, तो इसको लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा। अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर AB इज लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन इट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर इज लैम्डा, ए पॉइंट P outside the wire where electric field intensity has to be find out, we draw the Gaussian surface for it and its radius is r। तो इतना लैंग्वेज आप लोग अंग्रेजी में लिख देंगे, या हिंदी में लिखना हो तो हम माना कि एक AB एक सीधे चालक तार है, आवेशित चालक तार है, AB एक सीधे आवेशित चालक तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और इसके बाहर किसी P बिंदु पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, जहाँ से हमने लंबवत लाइन खींच करके इस दूरी को r मान के एक त्रिज्या मान करके हमने क्या किया, इस त्रिज्या मान करके पेरीमीटर खींचा, जिसको कि ऊपर नीचे बढ़ाया गया, जो कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। ऊपर वाले ढक्कन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब देखो मेन जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, लिखेंगे वी नो डैट, यानी हम जानते हैं। हम जानते हैं तो क्या जानते हो भाई, हम जानते थे कि फ्लक्स फाई जो होता है, पिछली मर्तबा जितना भी हमने गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा है, मतलब पीछे जितना भी गॉस के प्रमेय का उपयोग पढ़े हैं, वो सब के सब एक ही बार में क्लोज लूप बना लेता था। लेकिन संयोग से एक बार में क्लोज लूप है नहीं, तो टोटल फ्लक्स जो है EDA cos थीटा होता, तो हम लोग लिखेंगे EDA cos 90। देखो इस फेस के लिए हमने लिखा ऊपर वाले ढक्कन के लिए, और यहाँ फिर से लिखेंगे EDA cos 0। देखो cos 0 ये पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस जो है, यानी वक्र पृष्ठ जो है, बेलनाकार वक्र पृष्ठ जो है, जो दीवार का, और नीचे वाला पेंदी भी है। तो पुनः EDA cos 90, EDA cos 90। देखो cos 90 होता कितना, 0। यहाँ भी cos 90 0। तो देखो ये क्लोज लूप के लिए है, तो हम चाहेंगे तो इंटीग्रेशन को ये क्लोज लूप का साइन भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़रूरी है नहीं। देखो cos 90 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, और cos 90 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, तब ज़्यादा अच्छा। इसका लिमिट कितना, तो 0 से 2πRL, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा, इसका 2πRL आएगा, और इसका तो सरफेस एरिया लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर लिमिट दिखाना हो तो दिखा सकते हो 0 से πr², क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क था, यहाँ भी 0 से πr², तो ये भी 0 रहा होगा। और ये E बाहर, और DA का इंटीग्रेशन, देखो DA का इंटीग्रेशन जितना होगा आ जाएगा ये 2πRL, और पुनः ये 0, तो फाई कितना हो जाएगा, E बाहर, और DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A 0 से 2πRL। जो इंटीग्रेट हो के आता है उसके जगह एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, तो 2πRL। देखो 2πRL जो इंटीग्रेट हो के आया, देखो यहाँ भी 2πRL था, चूँकि ये सरफेस एरिया था, तो 2πRH होता है। एक्चुअल में ये हाइट h नहीं मान करके हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि L लेंथ का ये रॉड है।
तो जिसके लिए कि ये सरफेस एरिया 0 से 2 पाई RL दिए हम, तो एक जगह अपर लिमिट माइनस एक जगह लोअर लिमिट, तो ये फाई इक्वल कितना जगह E इंटू 2 पाई RL। चलो ये फ्लक्स आया, लेकिन फ्रॉम गॉस थ्योरम, अगर गॉसेज थ्योरम से अगर हम देखें, फ्रॉम गॉसेज थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय से अगर देखेंगे तो ये टोटल फ्लक्स कितना, इस इनक्लोजिंग सरफेस जो है यानी ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब इस बंद पृष्ठ के अंदर का जो आवेश है उसका 1/ε0 होगा। तो देखो यूनिट चार्ज का कितना आवेश लैम्डा, तो एल लेंथ का कितना आवेश तो लैम्डा इंटू एल। तो देखो हम क्या करेंगे, जितना इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का चार्ज है उसका यानी लैम्डा इंटू एल का 1/ε0 गुना कर देते हैं, ये लैम्डा एल बाई ε0। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 अगर इक्वेट कर दे, दोनों फ्लक्स ही बता रहा, तो देखो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई ε0। एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू बचेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू ε0। इसी को सही से रीअरेंज करके लिखेंगे तो 2 पाई ε0 लैम्डा बार। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई R। हम इससे पहले जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए थे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² था, लेकिन अब देखो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। देख लो यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, वहाँ इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और सब केस में। यहाँ भी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ आर कैप लगा देंगे, यहाँ ई वेक्टर लिखेंगे तो 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, और यहाँ आर कैप या एन कैप लगा सकते हैं। आर कैप का मतलब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ देख लो ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस में फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि इससे परपेंडिकुलरली यानी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं गया, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया। तो चलो ये आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। अब कल जो हम वीडियो में बताए थे वो इनर पार्ट में भी, मान लो कोई थिक सिलेंडर है, थिक सिलेंडर के इनर पार्ट में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो वहाँ भी बताए थे। तो उस वीडियो में चूँकि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसीलिए हम आज फिर से ये बता दिए। तो वो इनर पार्ट वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, खास करके बोर्ड एग्जाम में नहीं है के बराबर पूछता है, तो इसलिए हम उसको आज फिर से जिक्र करेंगे नहीं। एक जो बार बार काम आएगा उसको हम बता देते हैं। देखो एक और गॉस के थ्योरम के हेल्प से इन्फिनाइट प्लेन शीट, कंडक्टिंग प्लेन शीट के कारण किसी नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार बार पूछता है। अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अबाउट या नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेन शीट, कंडक्टिंग चार्ज्ड प्लेन शीट या थिन शीट भी कर सकता है, प्लेन शीट। ये एक पतला कोई शीट ऑफ चार्ज है, यानी कोई पतला शीट है, कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट है, उसके नियर पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने दे देगा। इसको शुद्ध हिंदी में बोलें तो चालक आवेशित चादर के कारण किसी नज़दीक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो कई बार इसको प्लेट की वजह से भी पूछ देता, तो कुछ नहीं, प्लेट की वजह से जब कभी पूछेगा तो प्लेट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन शीट हम लोग समझेंगे, उसके हिसाब से हम लोग निकाल देंगे, और कुछ नहीं है वो। कंडक्टिंग चार्ज शीट को सोचिए एक पतला शीट है, जैसे सिंपल एक पेपर, और उसके वजह से उसके नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। जब किसी प्लेट की वजह से पूछेगा तो प्लेट को हम मानेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शीट है, मतलब 2 शीट की वजह से किसी पॉइंट पे, तो सीधा इसका 2 गुना वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। क्योंकि एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 2 शीट को जब ऐड करेंगे तो वो एक प्लेट जैसा, चूँकि प्लेट का दोनों साइड सरफेस होता है, तो इसका जस्ट 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर किसी पॉइंट पे हो जाएगा, नियर पॉइंट पे भी अगर निकालेंगे तो। खैर
इसी में एससी वर्मा वगैरह का सवाल बनाओगे तो और भी डिफरेंट नॉन कंडक्टिंग सीट दे देता है, उसके इनसाइड या आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करने दे देता है। तो वो सब एससी वर्मा जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, या जब कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ देख लेंगे। आज जो हम बता रहे हैं बस वही इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ज कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं, यानी आवेशित चादर के कारण किसी नज़दीक की बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। हम मानते हैं कि ये एक प्लेन शीट है और उस प्लेन शीट, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट था, इसको काट करके कहीं से ले आए हैं, छोटा सा पार्ट काट के। तो इस पे चूँकि ये सरफेस एरिया होता है तो इसके पूरे के पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो पूरे के पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो यहाँ का अगर चार्ज देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देख लो ए एरिया में अगर क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज रहा होगा, तो क्यू बाय, इसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में इसको हम अलग से बता ही चुके हैं। तो हम मानते हैं कि इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। इसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। कोई एक अनंत विस्तार का एक आवेशित चादर है जिस पर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। इसके नज़दीक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा तो इसके नज़दीक हो सकता है किस साइड हो या इस साइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो। तो हम करते क्या है कि यहाँ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, एक एरिया, और इसी के नज़दीक इस इधर किसी पॉइंट पे होगा या बैक साइड किसी पॉइंट पे होगा। तो जिस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा उसको क्लोज करता हुआ एक सिलिंड्रिकल क्लोज लूप बना लेते हैं। इस साइड भी एक सिलिंड्रिकल क्लोज लूप हम बना लिए। इसी तरीके से बैक साइड भी हम लोग सिलिंड्रिकल लूप बनाने का प्रयास करेंगे। देखो इस साइड, इस साइड, तो देखो बैक साइड भी सिलिंड्रिकल लूप बनाने का प्रयास किए तो इस तरीके से बना है। तो देखो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एक्चुअल में पूरे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में जो चार्ज होता है वो क्यों होता है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है तो ये सिग्मा होता। तो हम क्या करेंगे, मानते हैं कि ये ए एरिया का क्रॉस सेक्शनल पॉइंट लिए हैं, तो ये कितने एरिया के लिए ए, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता किधर, तो नॉर्मली आउटवर्ड्स। जिस तरीके से इधर नॉर्मली आउटवर्ड होगा उसी तरीके से एरिया वेक्टर इधर भी नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। दूसरी बात, प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्रॉस होता, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो जाता है वो भी नॉर्मली ही आउटवर्ड्स होता है। हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताए थे, किसी भी प्लेट से या शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। इसी तरीके से यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड्स और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आउटवर्ड्स। उसी तरीके से इस साइड भी इसी तरीके से चला जाएगा। तो वी नो डैट, अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। तो आप क्या जानते हो भाई, आप जानते हो कि फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा होता। तो देखो ये कॉस थीटा तो हम कर दिए, लेकिन कॉस थीटा कितना, तो थीटा जो होता है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये एंगल क्या रहा होगा, जीरो। तो चलो ये कॉस जीरो एक सरफेस के लिए आया, उसी तरीके से दूसरे साइड के लिए भी कितना, ये कॉस जीरो। इसको अगर इंटीग्रेशन एलिमेंट्री एरिया भी लेंगे तो बाद में इंटीग्रेट करके डी ए का एरिया क्या आएगा, डी ए का एरिया यही आएगा। तो इसीलिए हम पहले ही ए एरिया का ये लूप हमने ड्रॉ किया। तो चलो ये सिलिंड्रिकल एरिया जो है, ये जो सर्कुलर डिस्क एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो फाइव तो कितना हो गया, ई ए प्लस ई ए यानी 2 इन ए। तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दोनों एरिया, मतलब शीट के इस साइड का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस साइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए फ्लक्स हम निकाल लिए। लेकिन फ्रॉम गॉसेज थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय से आप लोग जानते क्या, अगर गॉसेज थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय से अगर हम देखें, गॉस के प्रमेय से तो किस तरीके से निकालेंगे। गॉस के प्रमेय से अगर निकालने की बात हो तो देखो हम निकालते हैं, ये फाई इक्वल टू इनक्लोजिंग चार्ज का, तो इनक्लोजिंग चार्ज कितना, देखो यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा, तो एरिया का चार्ज कितना, तो सिग्मा इंटू है। तो जितना इनक्लोजिंग चार्ज है,
मतलब उस क्लोज लूप यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर का जो चार्ज है, तो सिग्मा ए का एप्सिलॉन नोट, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। फ्रॉम 1 and 2 अगर देखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, तो देखो 2EA, तो 2EA इक्वल टू कितना सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। ये सिग्मा, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में पूछा तो E वेक्टर इक्वल टू, देखो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है, तो E वेक्टर इक्वल टू ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट इनटू एन कैप। ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी नॉर्मली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसीलिए एन कैप लगा दिए। तो यानी किसी इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से अगर नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। एक बात याद रखेंगे, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। उसके नज़दीक किसी इस पॉइंट पे, इसके नज़दीक किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दो या इस पॉइंट पे पूछ दो, मतलब डिस्टेंस को थोड़ा सा आगे पीछे करने पे भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कोई बदलने वाला नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग ग्राफ वगैरह भी खींच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ किस तरीके से आएगा। तो ग्राफ का हम क्लास कभी अलग से बता देंगे, और उससे पहले रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम बता देंगे, ताकि उन दोनों के बीच के रिलेशन को जब समझोगे तब हम लोग जिस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन भली भांति कर लेंगे। चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है, जैसे हम अभी तक स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड या ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किए हैं। हो सकता है कि आपको स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पूछ दे, तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, एक रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, उसी रिलेशन से हम लोग उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते थे। इक्वल टू माइनस dV/dr, ये एक रिलेशन है। मतलब सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट ही न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता। तो इस रिलेशन को भी हम किसी दिन प्रूव कर देंगे, और उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लेंगे सारे पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद हम एक ग्राफ वगैरह, वही डिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ या डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ वगैरह भी देख लेंगे। कई बार इस सब के कॉम्बिनेशन से सवाल आता है। अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरी बताया है, इससे रिलेटेड सवाल के लिए, तो इसके सवाल वगैरह के लिए भी किसी दिन हम क्लास लेंगे तो अच्छे से बता देंगे कि इसका सवाल कैसे कैसे बनता है। तो जितना थ्योरी है ना, थ्योरी पे अच्छे से पकड़ बना लो। थ्योरी पे अगर पकड़ है ना तो न्यूमेरिकल तो भागते दौड़ते बनता ही रहेगा। न्यूमेरिकल में कुछ बचता नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो और सही से थ्योरी पे पकड़ हो तो देखेंगे, एक एक करके हम सबको डील करेंगे। आज भर इतना ही, ठीक।